तो अब हम मैथ के सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सेट बी। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस इन द रेशियो। तो कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है। अच्छा, मतलब बोला गया है कि ये दोनों पॉइंट्स हैं और किससे डिवाइड हो रहे हैं? वाई एक्सिस से डिवाइड हो रहे हैं। वाई एक्स मतलब एक पॉइंट होगा कहीं 3,5 और एक पॉइंट है -4,2। ये वाई एक्सिस से डिवाइड हो रहे हैं। वाई एक्सिस की खासियत ये होती है कि वाई एक्सिस का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, मतलब इसके कोऑर्डिनेट में बोल सकता हूँ 0, टाइप की। ठीक है, फिर बोला क्या गया है? इज डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस इन द रेशियो व्हाट। तो ठीक है, रेशियो हमको वैसे इस डायरेक्शन से बोलना होगा क्योंकि पॉइंट उसने पहले ये वाला मेंशन किया है। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि मतलब उसने ये पॉइंट पहले बोला है, तो जो रेशियो में पढ़ना चालू करूंगा वो इसके डायरेक्शन से पढ़ना चालू करूंगा। ऐसा नहीं कि मेरा रेशियो ये बोलूंगा, मैं अपने रेशियो ये बोलूंगा। इसकी तरफ से रेशियो बोलना है क्योंकि उसने ये पॉइंट पहले बोला है। तो मैंने रेशियो एज्यूम कर लिया, ये रेशियो है कुछ भी λ/1 ऐसे। ठीक है, बोले शुरू। तो ऐसा कर सकते हो कि एक कोऑर्डिनेट सफिशिएंट होता है रेशियो निकालने के लिए। वो ए क्या है मुझे उससे फर्क भी नहीं पता, जानना भी नहीं है। सिंपली मैंने तो ये एक्स कोऑर्डिनेट यूज कर लिया। तो 0 बराबर कैसे करते हैं? क्रॉस पे मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट जो होते हैं सेक्शन फॉर्मूला लगा रहा हूँ, -4 इंटू लैम्डा। कैसे? इसका एक्स कोऑर्डिनेट इसके क्रॉस पे मल्टीप्लाई होता है लैम्डा के साथ। फिर 3 इंटू 1 प्लस का 3 इंटू 1 अपॉन रेशियोज का सम 1 प्लस लैम्डा। वैसे तो ये 0 जाएगा मल्टीप्लाई होके, इजिकल टू -4 लैम्डा प्लस 3। तो यहाँ से इसको इधर भेज दिया तो 4 लैम्डा आ गया 3। तो लैम्डा आ गया 3/4। वही मुझे बताना था रेशियो λ/1, 3:4। ये आंसर ठीक है। फर्स्ट बात रिपीट कर रहा हूँ, λ/1 ऐसे नहीं लिखना है। ओके, रेशियो ऐसे बताना है इस डायरेक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन। If n coins each of diameter 1.5 centimeter and thickness this are melted in a right circular cylinder small then n is, मतलब हो क्या रहा है कि कुछ ऐसा है, ऐसे स्ट्रक्चर हैं, इनको कॉइन्स हैं। मतलब आप समझ सकते हो कि ना ये सिलेंड्रिकल, अब मतलब लगता नहीं सिलेंडर देखने में, पर है तो सिलेंड्रिकल कॉइन जो है। बस थिकनेस थोड़ी कम है, थिकनेस की हाइट हो जाएगी बेसिकली, जो सिलेंडर की हाइट होती है वही थिकनेस होगी। ऐसा आप समझो, आपको मतलब उसको सिलेंडर ही मानो, ऐसा ही समझो आपको कि वो सिलेंडर ही है, ऐसा ही मानो, अब ज्यादा आइडिया आएगा। और थिकनेस डायमीटर कितनी है? 1.5। तो ये होगी 1.5/2 रेडियस। अरे डायमीटर की आधी होती है ना भाई, और थिकनेस यानी कि हाइट 0.2 सेंटीमीटर, ये हाइट हो गई। हमने ऐसे इनको मेल्ट किया और राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाया, एक और बड़ा सिलेंडर बनाया जिसकी हाइट कितनी है? 10 सेंटीमीटर, और डायमीटर है 4.5। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 4.5/2 सेंटीमीटर। अब आगे ऐसे एन लिए हैं सिक्के, इनको मेल्ट किया, ये बना, तो लॉग कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से वॉल्यूम सेम रहेगा। तो इनका टोटल वॉल्यूम कितना होगा? एन इंटू पाई आर स्क्वायर एच, और इसका वॉल्यूम पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है ना पाई आर स्क्वायर एच, उस वजह से एन हमको निकालना है। अच्छा, एक अच्छी चीज हो गई, पाई से पाई चल बसा, पाई का फाइड बनाएंगे क्वेश्चन में। तो एन इंटू स्मॉल आर कितना है? ये 1.5/2 का स्क्वायर इंटू एच। एच स्मॉल वाला कितना है? 0.2 बराबर कैपिटल आर कितना है? 4.5/2 का स्क्वायर इंटू कैपिटल आर कितना है? 10। बस इसी क्वेश्चन को सोल्व करना है, काम हो गया। आओ सोल्व करते हैं। लिख लिया इसको, एन इंटू 1.5 स्क्वायर। इसको मैं सोल्व नहीं कर रहा हूँ, तो नहीं कर रहा हूँ, अभी समझ में आएगा। नीचे 4 आया, ये 0.2 ऐसे रहने दिया, ये 4.5 का स्क्वायर आया, नीचे 4 आ गया, इंटू 10 आ गया। ठीक है, देखो अच्छा ही हो गया, ये 4 से ये 4 गया। अब थोड़ा समझना यहाँ पे, इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे इंटरेस्टिंग है क्या? ये 0.2 यही रह गया अभी के लिए। अब इसको मैं शिफ्ट करूंगा, देखो इसको ऐसे किया, 4.5 अपॉन 1.5 स्क्वायर लिख लिया, क्योंकि इंडेक्स सेम है तो इनको एक घर में रख सकता हूँ, इंटू 10। देखो 15 3 का 45 होता है, तो 3 का स्क्वायर हो गया ये, इंटू 10। ये n इंटू 0.2 हो गया, n कितना आ गया? 9 इंटू 10 अपॉन 0.2। इसका डेसिमल हटाया, यहाँ पे 10 लगा दिया,
टू फाइव जा 10, 9 फाइव जा 45 और ये 10 यानी कि 450 इज माई आंसर। 450। यस। अगला क्वेश्चन, if the mean of x and 1 by x is this, find the mean of x square and 1 by x square। mean क्या होता है mean? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। दो ऑब्जर्वेशन के लिए अगर ऑब्जर्वेशन है ए और बी तो उसका मीन क्या होता है? वो होता है सीधे सीधे ए प्लस बी बाय टू। तो यहाँ पे दो ऑब्जर्वेशन हैं एक्स और वन बाय एक्स, उनका मीन मतलब एम। वो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वन बाय एक्स बाय टू, ये हमको पता है। यहाँ से अभी मैं एक्स प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ, वो आ गई 2m। चलो निकालिए, अभी समझ आ जाएगा। मेरे से क्या पूछा गया है? मेरे से पूछा गया है मीन इसका एक्स स्क्वायर और वन बाय एक्स स्क्वायर का, मतलब इनका सम बाय टू। ये एक्सप्रेशन मुझे फाइंड करना है। तो पहले इसको फाइंड करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर। ये कैसे फाइंड करूँ? देखो हम पे सिर्फ ये पता है, इनका सम पता है, एक्स प्लस वन बाय एक्स पता है और एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर पे जाना है। तो अच्छी चीज ये है कि इनका प्रोडक्ट, मतलब इनका प्रोडक्ट एक्स इंटू वन बाय एक्स वन होगा, यानी कि प्रोडक्ट अलग से जाने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट ही चाहिए। क्यों मैं इंटरेस्टेड हूँ उससे जानने में, अभी समझ में आता है। अगर मैंने लिखा होता a प्लस बी का स्क्वायर, व्हाट इज दैट? दिस इज सिंपली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यस, एग्री। अब मेरे को यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, तो मैं इसको आइसोलेट करूंगा, मेरा काम हो जाएगा। अभी अच्छी चीज ये है कि a की प्लेस पे x है, b की प्लेस पे वन बाय एक्स है। a की प्लेस पे x और एक्स स्क्वायर हो जाएगा, b की प्लेस पे वन बाय एक्स हो जाएगा, प्लस टू इंटू देखो a की प्लेस पे x, b की प्लेस पे वन बाय एक्स। जैसा मैं कह रहा था, दिस प्रोडक्ट इज ब्यूटीफुल, दैट इज इजी है, वो प्रोडक्ट बन आ जाएगा। हमको ये एक्सप्रेशन निकालना है। ये एक्सप्रेशन में पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ये चलो लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर कितना हो गया यहाँ से? ये अब देखो, एक्स प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू आपको पता है 2m, मतलब 2m। मैंने चलो दोबारा लिख दिया, 2m का स्क्वायर, ये वैल्यू है 2m, ठीक है। इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स एक्स कट गया, 2 आ गया। ये चीज मुझे चाहिए थी, इसको आइसोलेट कर दूंगा। ये हो रहा है 4m स्क्वायर, ये हो रहा है माइनस का 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर। मेरे को कौन सा एक्सप्रेशन चाहिए? ये वाला। 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा, तो 2 से डिवाइड कर दिया दोनों को। 2 से डिवाइड करते ये कितना हो जाएगा? 2m स्क्वायर माइनस वन बराबर ये जो हमको चाहिए था, एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर बाय टू। यानी कौन सा ऑप्शन ठीक आ गया? पहला ऑप्शन ठीक आ गया। ठीक है, अगला। जिस क्वेश्चन में आपको समझने में दिक्कत हो, वीडियो को रिवाइंड करें, देखें। इन द गिवन फिगर इफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, में फिगर दोबारा बना देता हूँ, ए सी बी और ये हो गया आपका डी। इस फिगर में ये उसने एंगल एक्स बोला है, ये एंगल वाई बोला है, ठीक है। डी मिड पॉइंट है, ओके, मिड पॉइंट हो गया डी, मतलब ये बराबर हो गए। फाइंड द वैल्यू ऑफ 10x अपॉन 10y, 10x अपॉन 10y हमको बताना है। ओके, रेशियो बताना है, रेशियो बताना है बस। अच्छा, इसको मैंने p बोल दिया, इसको अपने मन से मैंने कुछ l बोल दूं तो ये डिफरेंस भी l हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि मिडल है इसलिए। तो 10x बताओ पहले, 10x कितना होगा? tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि p बाय l। ऐसे 10y कितना होगा? 10y परपेंडिकुलर p है और बेस कितना है? l प्लस l, यानी कि 2l। अब इनका रेशियो चाहिए मुझे, तो इनको डिवाइड कर देता हूँ मैं। कितना आ जाएगा? p बाय l होल अपॉन में p बाय 2l। तो इसको p बाय l ने लिया, ये उल्टा होकर ऊपर आ जाता है, यानी कि 2l बाय p। p से p कट गया, l से l कट गया, 2 बचा आंसर। अगला क्वेश्चन, इट इन टू ट्राइंगल्स डी। अच्छा, यहाँ पे टू सिमिलर ट्राइंगल्स है, ऑफकोर्स इन टू सिमिलर, इफ इन टू सिमिलर ट्राइंगल्स डी एफ एंड पी क्यू आर, एंगल डी एंगल क्यू के बराबर है, एंगल आर प्लस करस्पॉन्डिंग के बेस पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैंने बनाया डी ई एफ, इधर पी क्यू आर। बोला गया है एंगल डी एंगल क्यू के बराबर है, एंगल डी एंगल क्यू के बराबर है, एंगल आर का एंगल आर, ये रहेगा एंगल आर एंगल ई के बराबर है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो पहले तो हम क्या करते हैं, क्योंकि एंगल एंगल प्रॉपर्टी से दोनों एंगल सिमिलर हो गए, लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेम करस्पॉन्डिंग तरीके से लिखना है। जैसे मान लो इसका नाम मैंने अपने मन से प्री में लिखा, डी ई एफ, ऐसे लिख लिया। अब इसका अपने मन से नहीं लिख सकता मैं, इसका इसके हिसाब से लिखना पड़ेगा। जैसे डी ई एफ जब बोला तो एक से मैं दो की तरफ गया, एक सर्कल से मैं दो सर्कल पे गया,
ऐसे मुझे यहाँ भी एक सर्कल से दो सर्कल पे जाना पड़ेगा, मतलब क्यू डी अपॉन पी क्यू, डी पी क्यू सही बैठ रहा है, बिल्कुल सही बैठ रहा है। थोड़ा सा ठीक है, लेकिन आंसर नहीं करेंगे क्योंकि उसने नो करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, इसलिए सही आंसर को टिक नहीं करना है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, फिर दोबारा इसको लिखा हमने, ये हमने कौन सा ऑप्शन चेक किया था? ये हमने चेक किया फर्स्ट ऑप्शन, तो वो गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन अब मैं चेक करता हूँ। इसको कॉपी करके रख लेते हैं क्योंकि हमको दो ऑप्शन और में भी लगेगा ना। ओके, इसको मैं क्लिपबोर्ड पर मैंने हटा दिया। ठीक है, सेकंड ऑप्शन अब मैं चेक कर रहा हूँ। डी पी क्यू, डी पी क्यू, ये तो गलत बात है। डी के साथ तो क्यू आना चाहिए, आगे उसने बोला ई एफ और पी आर, चलो वो तो सही बोला उसने, पर ये गलत बोल ना, डी के साथ तो क्यू पी नहीं आएगा, क्यू आर आना चाहिए। तो हम इनकरेक्ट ऑप्शन ही ढूंढ रहे थे, तो सेकंड ऑप्शन ठीक हो गया, आगे चेक करने की जरूरत नहीं थोड़ी। अगला क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर एंगल एबीसी है 90 डिग्री, डीएम इज द मीडियन, मीडियन क्या होती है? जो सामने वाली साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। अच्छा क्वेश्चन है, मैं फिगर दोबारा बनाता हूँ, चलो। ये है ए, ये है बी, ये हो गया सी, एम, एम मीडियन है जैसा उसने बोला, तो ये दोनों बराबर हो गए। अब आगे, ए बी 8 है, ए बी 8 है, बी सी 6 है, देन डी एम, ये लेंथ पूछी गई है। तो देखो बहुत आसान है, ऐसे कर सकते हैं कि ये 6 है, ये 8 है, तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेनस हम निकाल सकते हैं। तो पहले एसी निकालो, फिर मैं बताऊँ कैसे बोलोगे कुछ नहीं। एसी का स्क्वायर क्या होगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि 64 प्लस बेस स्क्वायर यानी कि 36, यानी कितना आ गया 100। ये आ गया एसी का स्क्वायर, तो एसी कितना आ गया? एसी आ गया 10 सेंटीमीटर। ये पूरा लेंथ 10, तो क्योंकि मीडियन है तो ये 5 और ये भी 5 बराबर बराबर हो गए। उसमें ये पूछा है, देखो बहुत अच्छा है इसमें एक चीज कि आप ऐसा समझो, इसको मैं सर्कल से लिंक, मतलब हम पूरा पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी सोल्व कर सकते हैं इसको। मैं कुछ मान लूं, एक्स वगैरह मान के भी हो जाएगा, पर बेस्ट तरीका मैं इसका खुद सोल्व करने का। आप ऐसा समझो, आपकी भी नई लर्निंग होगी, आपको पता है ना सर्कल के लिए 9th क्लास में आपने थ्योरम पढ़ी होगी, सेमी सर्कल के अंदर ही एंगल 90 डिग्री होता है ना? और उसका मिड पॉइंट जो है वो इस इसका जो मिड पॉइंट होगा, मतलब कहने का मतलब ये कि ये डायमीटर हो जाएगी, जैसे ये डायमीटर की इसका सेंटर हो जाएगा, इसी का सेंटर सर्कल का सेंटर भी हो जाएगा। दोबारा, सेमी सर्कल में एंगल 90 डिग्री होता है, मतलब ये पूरा सेमी सर्कल होगा, मतलब ये डायमीटर होगी, मतलब इसका मिड पॉइंट ही मेरे सर्कल का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, अब क्यों बोल रहा है अभी समझ में आएगी। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हाँ है, तो अगर मैं सर्कल सोचूं, होता सर्कल, तो सर्कल अगर ऐसा होता तो ये सेमी सर्कल होता, क्योंकि सेमी सर्कल में एंगल 90 डिग्री होता है, तो सेमी सर्कल होता तो इस एसी का, एसी डायमीटर की तरह एक्ट करता, और उसका सेंटर ये चीज होता एम, किसका? एसी का सेंटर, और वो एसी का सेंटर ही सर्कल का सेंटर भी हो जाता। सर्कल का सेंटर होते फायदा ये होगा कि अब तो ये चीज सब रेडियस हो गए, और रेडियस तो बराबर होती है, मतलब अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, बात कर। बस इतना सोचना था। अगला क्वेश्चन, साइन स्क्वायर टेन साइन स्क्वायर, ये देखो थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टीज के बेस पर सवाल है, आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं बोलूं साइन में 10, तो वो कॉस में कितना होता है? 80, मतलब ऐसा बोलना है कि इनका सम 90 आना चाहिए। ठीक है ना? बस इसी प्रॉपर्टी में बेस है, तो हमने ऐसे एंगल्स ढूंढे जिनका सम 90 है, ऐसे ये लिखा, साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 70 प्लस साइन स्क्वायर 80। तो मैं जैसे ढूंढ रहा हूँ, 10 के करस्पॉन्डिंग 80 ढूंढ रहा हूँ, क्यों? क्योंकि सम 90 है। 20 के करस्पॉन्डिंग 70 ढूंढना, क्यों? क्योंकि सम 90 है। 30 के करस्पॉन्डिंग कुछ नहीं है, और ढूंढने की जरूरत भी नहीं होगी, साइन 30 की तो वैल्यू मुझे याद है, मानते हो? क्यों? अच्छा, इसको साइन स्क्वायर 10 ही रहने दिया, प्लस इसको साइन स्क्वायर, साइन 80 को मैंने लिख लिया कोस में क्या? 10, मैंने सिखाया था, कोस में 10 लिख लूंगा, साइन में 80 कोस में 10, सम 90 होना चाहिए, ये चलेगा, साइन में 80 तो कोस में 10, ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक है ना? ये पहला वाला चीज हो गई। फिर ये साइन स्क्वायर 20
प्लस साइन 70 को लिख लिया कोस में, क्यों साइन में 70 तो कोस में भी सब 90 आना चाहिए, और वो साइन स्क्वायर 30 को ऐसे रहने दिया। इसकी वैल्यू रख देंगे हाफ का स्क्वायर रहेगा। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा 1 होता है, एंगल कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा 1 होता है, एंगल कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। साइन 30 हाफ होता है, हाफ का स्क्वायर यानी कि 1/4 होता है। ये हो गया 2 प्लस 1/4 यानी कि 0.25, यानी ओवरऑल कितना हो गया 2.25। पहला ऑप्शन ठीक। अगला क्वेश्चन, वन रूट ऑफ द क्वांटिटी इज दिस, देन इक्वेशन बतानी ऑफ कोर्स। तो ऐसा कर सकते हो कि x कितना है 1/√6 प्लस √5, ये इसको x1 बोल दिया, एक रूट है ये, इसको रेशनलाइज कर लिया। रेशनलाइज कर लिया तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके कॉन्जुगेट से, यानी √6 माइनस √5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर तो √6 माइनस √5 रहने दिया, और नीचे नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग गया ना, ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वो क्या देगा √6 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। तो x1 कितना हो जाएगा, हो जाएगा √6 माइनस √5/6, ये स्क्वायर कर जाएगा ना रूट से, 6 माइनस 5 1 आ गया, एक रूट ये आ गया। अब आपको पता है इरेशनल रूट्स अगर नहीं पता तो जानो, 11th में आपको बताया जाएगा। इरेशनल रूट्स अकर इन कॉन्जुगेट पेयर्स, मतलब अगर एक है ना √6 माइनस √5, तो पक्का दूसरा क्या रहा होगा √6 प्लस √5। ठीक है, अब देखो, अब आपको पता है क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स यहां से निकालो, कितना आएगा सम, जोड़ूंगा तो √5 से √5 कट जाएगा, अरे 1 का कोई मतलब नहीं है ना, √5 से √5 कट जाएगा, रूट से √5 पे 2√6 हो जाएगा। और प्रोडक्ट तो हमने ऑलरेडी निकाला है वैसे, है ना, √6 माइनस √5 इंटू √6 प्लस √5 कितना आया था, 1 आया था, इसका माइनस इसका करके बस इक्वेशन क्या हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस सम मतलब 2√6 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट यानी कि 1 इज इक्वल टू 0, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिंपल सा क्वेश्चन सर्कल का है। इन द गिवन फिगर पी ए पी बी आर टेंजेंट, देखो आपको पता होगा टेंजेंट की प्रॉपर्टी होती है, एक्सटर्नल पर से टेंजेंट डाला, दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, सेम सेम। ठीक है, अच्छा ये है ए, ये है बी, ये है पी, ये एंगल उसने बोला है 7, ये है पूरा 5, पूछा गया है ए बी। तो देखो ऐसे समझो भाई, ये एंगल बराबर होंगे, क्यों बराबर होंगे, ये एंगल बराबर होंगे क्यों, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड इक्वल होते हैं ना, ऐसा प्रॉपर्टी होता है कि अगर ये बराबर है, इनके अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। अच्छा इसको मैं एक्स बोल दूं एंगल को, तो ये भी एक्स हो जाएगा, तो 60 प्लस एक्स हो जाएगा कितना 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ से 2x कितना आ जाएगा 180 माइनस 60 यानी कि 120, तो x कितना आ गया 60, मतलब ये एंगल 60 है, ये एंगल भी 60 है, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड बराबर होती है, ये 5 ये 5 ये 5 यानी एबीबी 5। अगला क्वेश्चन, फिर सर्कल का क्वेश्चन आ गया। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, एओसी इज इट्स डायमीटर सच दैट एंगल एसीबी 50 है, ये डायमीटर है, ध्यान देना, 80 स्टैंडर्ड, देन एंगल बी 80 ये एंगल बताना है। तो देखो कैसे कर सकते हैं इसको, अभी मैंने बताया था ना कि ये सेमी सर्कल अगर है, इसने बोला एसी डायमीटर है, तो सेमी सर्कल हो गया, और सेमी सर्कल में एंगल कितना होता है 90, यानी ये एंगल 90 हो गया। फिर बस ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी लगा लो, ये एंगल 90 हो गया, तो ये एंगल आप मेरे को बता सकते हो कितना होगा, बिल्कुल बता सकते हो, 90 प्लस 50 प्लस ये इसको मैंने एक्स बोल दिया, प्लस एक्स, ये कितना हो जाएगा 180, एंगल सम प्रॉपर्टी पर ट्रायंगल। तो एक्स कितना हो गया, देखो 90 और 50 हो जाता है 140, 180 में से गया 140, तो ये हो गया 40, एक्स आ गया 40, तो हमको एक्स नहीं बताना, हमको ये नीचे वाला बताना, ये नीचे वाला ना होगा। तो आपको पता हो नीचे प्रॉपर्टी सर्कल की कि जो भी टेंजेंट है, अगर ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो ये 90 डिग्री होता है, टेंजेंट और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट अगर है, टेंजेंट एंड रेडियस आर इंक्लाइंड एट 90 डिग्री टू ईच अदर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, आपको ये थ्योरम बताई हुई होगी 10th क्लास में। मतलब ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, पूरा एंगल 90 होगा, देखो एक्स है कितना 40, पूरा 90, तो बचा हुआ कितना हो गया 90 माइनस 40 यानी 50, ये पूछा था। यस, अगला क्वेश्चन, देयर आर 25 टिकट्स, नंबर हैज 1 2 3 4 से लेके 25 रिस्पेक्टिवली, वन टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम, बट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द टिकट इज मल्टीपल ऑफ 3 और 5।
ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 25 टिकट्स नंबर है 1 से लेके 25, वन टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑन अ टिकट इज मल्टीपल ऑफ 3 और 5? देखो मैथमेटिक्स में ये और का मतलब क्या होता है, और का मतलब होता है ऑप्शंस, कि या तो 3 का मल्टीपल है या 5 का मल्टीपल है या दोनों का मल्टीपल भी चलेगा। तो पहले देखते हैं हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं कितने। तो 3 के मल्टीपल कितने हैं, 3 का मल्टीपल क्या है, 3 6, 3 का पारा पड़ा, 3 3 3 6 3 4 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 अट्ठे 3 7 21 3 अट्ठे 24, बस इतने ही होंगे। कितने हो गए, 3 अट्ठे, तो ऑफकोर्स 3 बन गया से लेके 3 8 जाता, ये 8 हो गए। इसके मल्टीपल क्या होंगे, 5 कम 5 5 10 5 किया 15 5 चौक 20 5 बच्चे 25, ये हो गए 5। तो क्या फेवरेबल आउटकम्स 8 + 5 है? नहीं, रुक जाओ अभी, 8 + 5 नहीं बोलना है। क्यों नहीं बोलना है सर, हमने तो 5 2 3, ये 3 के मल्टीपल्स है, 3 3 मल्टीपल्स, ये 5 मल्टीपल्स हैं। सर हमने तो 3 के मल्टीपल भी ले लिए, 5 के मल्टीपल भी ले लिए, इसमें क्या होगा देखो, कॉमन मल्टीपल भी आ रहे हैं, वो भी आ रहे हो, 3 और 5 दोनों के मल्टीपल है, यानी कौन सा, देखो 15 दिख रहा है आपको, 15 दिख रहा है, तो 3 और 5 दोनों का मल्टीपल है, तो आपको वैसे गिनने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो, 3 और 5 का मल्टीपल मतलब 3, अगर मैं बोलूं 3 और 5 का मल्टीपल, 3 और 5 का मल्टीपल होता है मतलब 15 का मल्टीपल, इनका प्रोडक्ट कर दो आपसे दीदी, तो 15 के मल्टीपल्स कितने आ रहे हैं, वो तो एक ही आ रहा है 15, मतलब 15 को आपने इसमें 2 बार काउंट कर लिया। अगर सीधे सीधे जोड़ोगे तो 2 बार तो नहीं जोड़ना है, मतलब एक बार कम कर दो, तो अगर सीधे सीधे जोड़ना कितना था, 8 5 13, 8 5 13 आता है, लेकिन एक बार घटा दो क्योंकि आपने 15 को 2 बार काउंट कर लिया। ठीक है, तो 8 5 13 में से गया 12, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है 12, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई इवेंट की, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, मतलब 12/25, ओवर काउंटिंग की वजह से 15 को एक ही बार काउंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 6 ईयर हैंस, हैंस मतलब होता है लेटर, एक बार पोस्ट करना सर, थोड़ा सा, ठीक है करते हैं इसको सॉल्व। 42 क्वेश्चन, 6 ईयर हैंस अ मैन्स एज विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। देखो एज वाले प्रॉब्लम्स में एक बात का ध्यान रखना, कंपैरिजन हमेशा सेम बेस लाइन पे होता है, मतलब अगर आपको मेरी एज कंपेयर करनी है आज से 5 साल बाद किसी से, तो उस व्यक्ति की भी 5 साल बाद की एज से ही कंपेयर करो, मेरी 5 साल बाद की एज, ऐसा नहीं कि उसकी तो 5 साल बाद की एज दे रहे हो और मेरी आज की एज दे रहे हो, तो गलत आएगा आंसर, अनलेस उसने क्लियरली बोला है ऐसा करने को आपको, कि मेरी आज की लेनी है और उसकी 5 साल बाद की लेनी है। ठीक है, तो 6 ईयर हैंस अ मैन्स एज विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन एंड 3, चलो पहले प्रेजेंट से शुरू किया, प्रेजेंट, एक मैन है और उसका सन है, मैन की मान ली एक्स, सन की मान ली वाई, अब बोलो आप, 6 ईयर हैंस मतलब लेटर, ठीक है, 6 ईयर्स लेटर, लेटर या हैंस एक ही बात होती है, तो मैन की एज 6 बढ़ जाएगी, सन की एज भी 6 बढ़ जाएगी। अब आगे अ, हाँ, क्या बोला गया, 6 ईयर्स हैंस मेंस एज, मेंस एज मतलब ये, मेंस एज विल बी 3 टाइम्स एज ऑफ हिज सन, यस, और फिर बोला गया है 3 इयर्स एगो, 3 इयर्स एगो में गए, 3 इयर्स एगो कहाँ से, क्या यहाँ से नहीं, देख यहाँ से प्रेजेंट एज से 3 एगो जाने, तो तीनों दोनों की एज 3 3 कम हो जाएगी। अच्छा हुआ, एंड 3 इयर्स एगो ही वाज 9 टाइम्स, कौन, मैन, मैन वाज, यहाँ पे ऑफकोर्स वाई आएगा, मैन वाज 9 टाइम्स एज ऑफ हिज सन, बस यहाँ पे हमको दो रियल इक्वेशन मिल गई, एक्स वाई में हमको सोल्व करो काम हो जाएगा, करते सोल्व, एक्स प्लस 6 बराबर 3y + 18, तो यहाँ से आ गया x माइनस 3y बराबर 18 में से 6 गया तो 12, इधर आ जाओ, x माइनस 3 बराबर 9y - 27, x माइनस 9y बराबर माइनस का 24, ठीक है, लिखा दोनों को, अब आपके ऊपर है एलिमिनेशन मेथड लगाना चाहिए या सब्स्टिट्यूशन, में एलिमिनेशन से करूंगा, माइनस का 24 में दोनों को घटा लिया, यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया, एक्स हट जाएगा, चला जाएगा 9 3 या 6,
ये जोड़ के 36, तो y कितना आ गया, y लेते हैं हमसे, y नहीं पूछा हमसे, x पूछा है शायद, हम मैंने की पूछी है ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। इस किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, x माइनस थ्री वाई इक्वल टू 12 में y की वैल्यू पुट कर दो, x माइनस 3 × 6 बराबर 12, x माइनस 18 बराबर 12, x कितना आ गया 18 प्लस 12 मतलब 30। और ड्रॉप क्वेश्चन, a pair of linear equations this and this do not have any solution। देखो क्या होता है, नो सोल्यूशन, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 शुड नॉट बी इक्वल टू c1 अपॉन c2, तब जाके आता है नो सोल्यूशन की कंडीशन। करते हैं सॉल्व। पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा 3x प्लस 7y माइनस k इज इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 चाहिए, राइट साइड में 0 चाहिए। इसको लिखा तो 12x प्लस 2ky माइनस 4k प्लस 1, तो a1 अपॉन a2 मतलब 3/12 शुड बी इक्वल टू b1 अपॉन a2 मतलब 7/2k शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस दिस माइनस दिस, माइनस माइनस कट जाएगा, k अपॉन 4k प्लस 1। तो एक बार इनको मिलाया तो क्या आया, 3/12 इज इक्वल टू 7/2k। इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, 2 6 12, तो k कितना आ रहा है, क्या आ रहा है 42/3, यानी कि 3 कम 3 3 कम 12, क्या आ रहा है 14। अब पॉइंट ये है कि 14 रखने पे ये दोनों बराबर नहीं आने चाहिए, अगर ये दोनों बराबर आ गए फिर कोई सोल्यूशन ही नहीं है। और इस क्वेश्चन में मैं देखूं तो ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं नो सोल्यूशन वाला, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं, 14 ही आंसर है। फिर भी जस्ट फॉर देखो, अगर इसमें मान लो नन ऑफ दिस ऑप्शन होता तो हो सकता है कि वो भी आंसर होता। अगर k इज इक्वल टू 14 रखने पे ये कंडीशन सेटिस्फाई ना होती, तो जैसे अभी k इज इक्वल टू 14 रखने पे ये बराबर नहीं आने चाहिए, नहीं आने चाहिए, तो नहीं आएंगे। देखो ये कितना आएगा 7/2 इंटू 40, यानी ये हो जाएगा इसका, इस वाले एक्सप्रेशन का मैं एलएचएस चेक कर रहा हूँ, वो कितना आ रहा है 1/4 है ना, और इसका आरएचएस कितना आ रहा है 14/14, 4 होता है 56 57, तो ऑफकोर्स दिस इज नॉट 1/4, तो नहीं है बराबर। हम चाहते हैं बराबर ना हो, तो मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, अगर ये बराबर आ जाता फिर नन ऑफ दिस आंसर होता। अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा फर्स्ट चैप्टर आपका जो रियल नंबर का क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स दिस एंड लीव्स रिमाइंडर दिस। देखो बड़ा आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि एलसीएम कब निकालते हैं, एचसीएफ कब निकालते हैं, तो आपको पहले तो पता होना चाहिए इन जनरल एलसीएम और एचसीएफ में से बड़ा कौन होता है छोटा कौन होता है। मैंने इन जनरल वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन में एलसीएम एलसीएम बराबर, एलसीएम और एचसीएफ बराबर हो भी सकते हैं इन जनरल। तो एलसीएम क्या होता है, जिसको डिवाइड करते हैं, और एचसीएफ क्या होता है, जिससे डिवाइड करते हैं। तो ऑफकोर्स जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो बड़ा ही होता है, और जिससे डिवाइड करते हैं वो छोटा ही होता है। तो हमको बोला लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड, इनको डिवाइड करने वाला मतलब बात चल रही है एचसीएफ की, ऐसे समझना चाहिए। उसके बाद भी इनको डिवाइड नहीं करना है, इनको डिवाइड करने पे कुछ रिमाइंडर आना चाहिए, तो डिवाइड किसको करना है, इसको डिवाइड करने पे 5 रिमाइंडर, अगर जैसे 5 एक्स्ट्रा है तो इसमें से 5 हटाओ, उसको पूरा डिवाइड कर दूंगा मैं। और इसको डिवाइड करने पे 7 एक्स्ट्रा है, तो इसको डिवाइड नहीं कर सकता मैं, तो किसको डिवाइड कर सकता हूँ, इसमें 7 एक्स्ट्रा है, तो मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ, मेरे को इनका एचसीएफ निकालना है। क्या होगा वो, मैंने आएगा 2047 आएगा, तो नहीं 2048 आएगा, और ये आएगा 907, इनका एचसीएफ निकालना है। बैंक नई फैक्टराइजेशन कर ली, 2048 की, दो एकदम दो, अच्छा 1/2 तो पता है हमको, 2 की पावर 10, ये तो सब बच्चों को याद होता है, ये 2 की पावर 10 हो गया, तो इसकी वैल्यू है 2 की पावर 11, और इससे फैक्टर करूं अगर 960, 2 हो जाएगा 2 2 दूनी 4, 2 8, 2 1 2 0, 2 6 12, 2 3 8 6, 2 1 2 2 5 10, 3 5 15, 5 1 5, तो 1 2 3 4 5, वापस 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 इंटू एक है 3 एक है 5, कैसे लेते थे एचसीएफ, एचसीएफ के नाम में तो होता है हाईएस्ट, पर काम होता है उल्टा, यानी कि लीस्ट। तो एक दोनों की सिर्फ कॉमन लेने होते हैं, और उनमें भी कम वाली पावर, तो दोनों में कॉमन तो 2 दिख रहा है मुझे, और उनमें भी कॉमन वाली पावर मतलब 6, ये होता है 32, नहीं 2 की पावर 5 32 होता है, तो 64 हो जाएगा, दिस इज आंसर। अगला क्वेश्चन,
क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन आ गया, करते हैं सॉल्व। एक अल्फा बीटा का रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल है, इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा, यानी कि 15x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 0 के रूट्स हैं अल्फा बीटा। हमसे पूछा गया इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 1 + 1 बाय अल्फा इंटू 1 + 1 बाय बीटा। ठीक है, इसमें ये बताना है। तो इससे पहले ऐसे मिले तो अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा आएगा और ऊपर क्या आएगा, बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा। देखो मैं अल्फा बीटा निकाल नहीं रहा क्योंकि वो निकलेंगे नहीं, रूट में आएंगे। हम सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट का रिलेशन का यूज करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, पहले आएगा अल्फा बीटा, फिर आएगा अल्फा, फिर आएगा बीटा, फिर आएगा 1 ऊपर, और नीचे सीधे सीधे अल्फा बीटा। तो हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकालने पे जोड़ दिया। अल्फा बीटा सम ऑफ रूट्स होता है माइनस दिस बाय दिस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/15 यानी कि 1/3। और अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है, दिस बाय दिस यानी कि 6/15। ऐसे डिवाइड करो, 3 दूनी 6, 3 बाई 5 15। बस इस एक्सप्रेशन में रखो वैल्यूज, आंसर पाओ। हो गए शुरू। अल्फा बीटा कितना है 2/5 प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/3। इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू मैंने निकाला है ना 1/3 प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा वापस से कितना है 2 बाय, बस सॉल्व करो तो आंसर आ जाएगा। ऊपर ऐसा कितना आएगा 15 आएगा, इसको डिवाइड किया 15 को 5 से 3 आएगा, 3 दूनी 6, इसको डिवाइड किया 3 से आया 5 एकम 5 और 15 का 15। इसको इसका उल्टा ऊपर लिख दिया 5/2, पता है ना, इसका उल्टा ऊपर लिख दिया मल्टीप्लाई के साथ। ये वाला रूल बोल रहा हूँ कि a/b अपॉन c/d अगर सोल्व करना है तो उसको कैसे करते हैं, ऊपर वाले को एज इट इज रहने दो और नीचे वाले का उल्टा यानी d/c ऐसे लिख दो, ये बोल रहा है। ठीक है, तो 6 5 11, 11 और 15 कितना होता है, 11 15 26 अपॉन 15 इंटू 5/2 काट लो, आंसर आ जाएगा 5 या 15, 2 एकम 2, 2 या 6 यानी कि 13/3 है कोई ऑप्शन, 13/3 हाँ पहला ऑप्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। द कंडीशन दैट द zeros of the polynomial, the condition that the zeros of the polynomial this may be in the ratio 3:4 is। ठीक है, जो एक्सप्रेशन लिखा है LX² प्लस MX प्लस M बराबर 0, इसके रूट्स मैंने बोल दिए हैं अल्फा बीटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनका रेशियो है 3:4। मेरे को इनमें रिलेशन चाहिए, मतलब मेरे को अल्फा बीटा नहीं चाहिए, अल्फा बीटा उड़ाओ। अल्फा बीटा मतलब, तो मेरे को क्या पता होता है, मेरे को सम ऑफ रूट्स पता होता है, कितना होता है सम ऑफ रूट माइनस दिस बाय दिस, मतलब माइनस का m/l, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा बीटा वो पता है मेरे को n/l। कैसे, दिस बाय दिस, याद है ना, मैं बता देता हूँ अगर आपको याद नहीं है। ax² प्लस bx प्लस c अगर 0 है एक एक्सप्रेशन, तो इसका सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है c/a। उसमें a b c पे आप ज्यादा जोर ना दे, माइनस b/a का मतलब है माइनस ऑफ x का कोएफिशिएंट अपॉन x² का कोएफिशिएंट, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में क्या होता है कांस्टेंट अपॉन x² का कोएफिशिएंट। तो मतलब a b c d कुछ भी होता है, फर्क नहीं पड़ता। तो वही मैं बोलता हूँ सम ऑफ रूट का माइनस दिस बाय दिस, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का होता है दिस बाय दिस। इस थ्योरी के साथ हम आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक, अब देखो हमको ऐसा गिरा उड़ाना है, तो एक काम ये कर सकते हैं, वो तो आपके सॉल्विंग पे आप कैसे सोल्व कर सकते हो। जैसे मैंने क्या किया, अल्फा निकाला, बीटा कितना उसमें, वो कितना आ गया 3β/4। अब मैं ऐसे करूंगा ना, अल्फा की वैल्यू इस पर दूंगा तो बीटा पूरा का पूरा ml के टर्म्स में आ जाएगा, बीटा ml के टर्म्स में आ जाएगा, और अल्फा की वैल्यू भी बीटा, तो ये पूरा इक्वेशन जो है वो बीटा के टर्म्स में आ जाएगा, और बीटा ml के टर्म्स में आ चुका है, मतलब बीटा खत्म हो चुका है। अभी करेंगे तो समझ आएगा। इसको उठा के इसमें रखा, 3β/4 प्लस बीटा बराबर माइनस का m/l, ऐसे होगा तो कितना आ जाएगा 7β/4 बराबर माइनस का m/l, यानी बीटा कितना आ गया माइनस का 4m/7l, ये आ गया बीटा। ये एक्सप्रेशन में हमने रख दिया, इसको मैं 2 बोलता हूँ। अच्छा पहले 2 को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, अल्फा कितना है 3β/4, बीटा तो बीटा ही है, ये मैं किसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ 2 को इज इक्वल टू n/l, यानी कि 3/4 बीटा स्क्वायर आ गया बराबर n/l, बीटा का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, तो 3/4 इंटू इसका स्क्वायर करूंगा कितना आएगा माइनस प्लस हो जाएगा 16m² अपॉन 7 का स्क्वायर 49l² बराबर n/l। बस इसको सिंप्लीफाई करो, जो रिलेशन आ गया वही ठीक है। एक l से एक l चला गया और 4 या 16 हो गया।
सात क्या 12 n² बराबर 49 n l है कोई ऑप्शन? बिल्कुल है, थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसा क्वेश्चन हमने किया था पर ये थोड़ा अलग है। इन फिगर ट्रायंगल एबीसी, ए बी कितना है 10, बी सी कितना है 20, बी डी पूछा गया यानी ये लेंथ पूछी गई हमसे, है ना। अच्छा, तो थोड़ा इसमें मेहनत लगेगी। देखो 10 है 20 है, इसमें मैं अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, एसी मेरा हाइपोटेनस की तरह वर्क कर रहा है, तो एसी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10² प्लस 20² यानी कि 100 प्लस 400 यानी 500, ये तो हो गया एसी स्क्वायर। तो एसी क्या हो गया, एसी हो गया √500। तो 100 का 10 5 ऐसे ही, 100 का 10 5 ऐसे बिल्कुल 10√5 हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने इस एडी को एक्स मान लिया, तो ये डीसी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10√5 - x। कैसे, अरे भाई अगर ये एक्स है तो ये पूरा 10√5 था, तो बता दो कितना हो गया, 10√5 - x हो गया। इसको मैंने पी बोल दिया जो मुझे चाहिए। अब मैं एक बार इस ट्रायंगल में पीजीटी लगाऊंगा, एक बार इस ट्रायंगल में पीजीटी लगाऊंगा, तो मेरा काम होगा। ठीक है, करते हैं सो। पहले ऊपर वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाई, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, यानी 10 का स्क्वायर बराबर x² प्लस p²। ये तो बात हो गई ऊपर वाले ट्रायंगल की। नीचे वाले ट्रायंगल में आ जाओ, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है यानी 20 का स्क्वायर इस बार, इजिकल टू p² प्लस 10√5 माइनस x का स्क्वायर। पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकालो, कितनी आती है, पी स्क्वायर यहाँ से आता है 100 माइनस x²। टेन का स्क्वायर 100 रहेगा ना, 100 इजिकल टू x² प्लस पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर कितना रहेगा 100 माइनस x²। इसको उठा के इसमें रख दिया, तो जिसका स्क्वायर होता है 400 बराबर पी स्क्वायर की वैल्यू ये 100 माइनस x² प्लस इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, मतलब 10√5² a² प्लस b² माइनस 2ab यानी कि 20√5x। देखो एक चीज अच्छी हो गई, x² हट गया यानी ये एक बड़ा लीनियर एक्सप्रेशन बन जाएगा x का। x आ जाएगा, x को उठा के इसमें रखेंगे, p आ जाएगा जो हमको चाहिए था। अब आगे 400 बराबर 100 प्लस देखो 10 का स्क्वायर तो 5 का रूट 5 का स्क्वायर 5 तो 500, और हो गया माइनस का 20√5। देखो 400 माइनस 600 हो जाएगा ये, 500 600 रहेगा ना, 400 माइनस 600 यानी कि माइनस का 200 बराबर माइनस का 20√5x। देखो ये माइनस माइनस बेटा 20 10 जा 10/√5 आ गया x। इसको रेशनलाइज कर लो तो 10√5/5 ये आ गया x, यानी x कितना आ गया 2√5 ये आ गया। हमको निकालना है पी निकालना है, तो p² बराबर 100 माइनस x², इसका स्क्वायर करेंगे, दो का स्क्वायर 4 और रूट को 5, तो 4×5 = 20 यानी p² कितना आ गया 80, यानी p कितना आ गया √80। 80 को सोचो 16×5, 16×5, 16 का 4 निकला √5 ऐसे, यही आ गया p, यही आंसर चाहिए था 4/5 ऐसे। तो दो बार पीछे लगाई फिर वहां से सोल्व किया। अगला क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन में आपका प्रॉब्लम है उसको रुक के आप डिवाइड करके देखें, उसको ट्राई करें, सब चल जाएगा। सॉल्यूशन, द शेडो ऑफ अ टावर व्हेन द सन's altitude is 30 degrees found to be 4 मीटर longer than it is, then when, यहाँ पे when आना चाहिए, then when it is 45 degrees in the height of the tower is, मतलब एक टावर है उसकी हाइट हमको निकालनी है x मान ली, एक बार एल्टीट्यूड कितना है 30 डिग्री, सन होता है एल्टीट्यूड यहाँ से नापते हैं, और दूसरी बार जो है 45 डिग्री है। तो अभी शेडो मान लो x है, शेडो इज फाउंड टू बी 4 मीटर लॉन्गर देन इट इज 40, नहीं ये अगर मैं x मानूं तो यहाँ पे x+4 है, 45 जब थी उससे 4 ज्यादा, है ना, ऐसा बोला गया है। और ये टावर है तो टावर तो नहीं बदलेगा, वो थोड़ी ना जादू से बदल जाएगा, है ये है। अच्छा, अब आगे तो हमको क्या बताना है भाई, हाइट ऑफ टावर बोला एस निकालना है, ठीक है, हो जाएगा सवाल। टेन थीटा लगाओ, 1030 क्या होता है, और पेंडिकुलर अपॉन बेस एक्ट अपॉन x+4, 1030 क्या होता है 1/√3 बराबर h अपॉन x+4। ठीक है, देखते हैं आगे क्या करना है इसका। यहाँ पे 1045 हो जाएगा ऐसे ही,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 45 1 होता है इज इक्वल टू h अपॉन x। यहाँ से आ गया h और x बराबर है, मतलब मैं x की प्लेस पे h रिप्लेस कर सकता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में मैंने h जगह x कर दिया, तो 1/√3 क्या आ गया, x अपॉन x प्लस, अच्छा मुझे निकालना क्या, मुझे निकालना हेटरोमीटर, तो मैं x की जगह h कर, ठीक, ना कि h की जगह x, h तो ऐसे रहने दिया, हालांकि फर्क नहीं पड़ता, एच एक्स बराबर ही है एनीवेज। इसको उधर उठा दिया, तो h प्लस 4 बराबर √3h, ऐसे। एक मिनट, 10:30 ही बोला गया है ना, हाँ, तो बेस 1/√3, ठीक है, ठीक है, देखते हैं। शेनोडा टावर व्हेन सन्स एल्टीट्यूड सन इज फाउंड टू बी 4 मीटर लॉन्गर, हाँ ठीक लग रहा है यहाँ तक। तो 4 क्या हो गया, h√3 - 1, 4 इज इक्वल टू h इंटू √3, इसको ऐसे रख दिया, या फिर h निकाला तो कितना आया, 4/√3 - 1। अब इसको रेशनलाइज कर लिया, तो √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। गलती तो नहीं की, नहीं बिल्कुल ठीक, हाँ। तो ऊपर आ गया 4 इंटू √3 + 1, और नीचे a² - b² यानी कि 3 - 1, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा ना, तो वो 2 हो जाएगा ऑफकोर्स, ये चीज, तो 2 2 जा 2 टाइम्स। वैसे तो आप देख ही सकते हो किसी भी ऑप्शन में डेसिमल वेसिमल है नहीं, तो ऑफकोर्स आंसर तो यही है, फिर भी एक बार निकाल लेते हैं वैल्यू पूरी। 2 इंटू √3 होता है 1.732 प्लस 1, यानी 2 इंटू 2.732, ऑफकोर्स वो जो लिखा है वही आएगा, मल्टीप्लाई करके 5.464 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। सॉल्यूशन, अ ट्री इज ब्रोकन बाय विंड, एक पेड़ था, हवा चली, कुछ टूट गया हिस्सा, मतलब ओरिजिनल ट्री तो ये था पूरा, और वो टूटा, और ऐसे उसने बोला है इट्स टॉप स्ट्रक द ग्राउंड, ऐसे टूटा पेड़ ना, तो ऐसे घुस गया है ना जमीन में, एट एन एंगल 30 डिग्री, पूरा पेड़ ये है, उसका एक हिस्सा यहाँ से टूटा और ऐसे ग्राउंड के साथ स्ट्रक कर गया। अच्छा, जो टूटा वाला पार्ट है, टॉप पार्ट, वो ग्राउंड से कितनी दूरी है, 30 मीटर पे दूरी है, 30 मीटर की दूरी पे है। द होल हाइट ऑफ द ट्री, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आप एक बार समझ सकते हो ना कि भाई ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर होंगे। अरे भाई ये टूटा वही तो है, नीचे आया, ये टूट के ऐसे आया है, तो वो बराबर तो होंगे, अलग थोड़ी ना हो जाएगा। मतलब मैं क्या करूंगा, मैं एक तो ये हिस्सा निकालूंगा और एक ये हिस्सा निकालूंगा, इनको जोड़ूंगा, मेरी टोटल हाइट आ जाएगी। प्लान ये है। अब छोड़ो शुरू, इसको परपेंडिकुलर बोल दिया, इसको हाइपोटेन्यूस बोल दिया, तो इसमें टेन थीटा लगाऊंगा तो परपेंडिकुलर आ जाएगा, फिर कॉस से लगाऊंगा तो हाइपोटेन्यूस आ जाएगा। टेन थीटा यानी कि 1030 परपेंडिकुलर अपॉन 30, 1030 कितना होता है, 1/√3 इजिकल टू p/30। सोल्व करते हैं, p कितना आ गया, p आ गया 30/√3, बस यही छोड़ दिया। अब ऐसे cos 30 लगाया, वो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 30/h। cos 30 कितना होता है, वो होता है √3/2 इजिकल टू 30/h। तो h निकालना है तो इसको इधर ले लेते हैं, बाकी इसको इधर, इसको नीचे, तो 60/√3 ये आ गया। टोटल हाइट क्या होगी, दिस प्लस दिस, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि दिस, ये तो पन्नी का बचा हुआ हिस्सा, और ये जो बैंड कर गया दिस, तो टोटल हाइट दिस प्लस दिस, तो बेस से लिख देते चलो एक बार, 30/√3 प्लस 60/√3, बेस सेम है √3, ऊपर आ गया 90, रेशनलाइज कर लेते हैं, 90 इंटू √3/3, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके रेशनलाइज किया, यानी कि 30√3 है कोई ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ एक्स, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। द वैल्यू ऑफ एक्स पॉइंट में दिस एंड दिस वैनिश साइमल्टेनियसली, दोनों का कॉमन रूट बताना है। एक्स की वो वैल्यू जिसमें दोनों जीरो बन जाए एक्सप्रेशन, तो मैंने इसको पहले अगर सिंप्लीफाई कर लिया, तो आ गया x-1 x+1, मतलब इसके रूट एक यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, तो वो जो है x² - 2x+1, उसके रूट आएंगे, ये x+1 का परफेक्ट स्क्वायर है, x-1 का होल स्क्वायर है ना, इसका तो इसका माइनस तो दोनों का कॉमन रूट क्या है, वही x-1, मतलब x-1 को जीरो करो, x इक्वल टू 1 आएगा, वो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, करके देख सकते हो। 1 - 1 0, 1 - 2 + 1, 2 - वो भी जीरो,
तो एक्स इक्वल टू आंसर है। तो यहाँ पे हमारे फिनिश हो गए मैथमेटिक्स के सॉल्यूशंस। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।